चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन सी सीट पर कहां पर किस तरह से कौन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं, कौन सी सीट अभी तक डिक्लेयर हुई है, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा अभी सबसे पहले रुक कर लेती हूँ मैं राजीव जी का। राजीव जी, ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहाँ पर बहुत कम मार्जिन है, जो कम मार्जिन से जीती गई हैं, और कई सीटें ऐसी हैं जो काफी अच्छे खासे मार्जिन से जीती गई है? कुछ ऐसे डिक्लेयर अभी तक हुई हैं सीटें, वो बता दीजिए प्लीज। डिक्लेयर सीटों में अदिति तटकरे का जो सीट है वो लगभग 82,000 सीट से श्रीवर्धन जो है 82,000 से सीट से ज्यादा है। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा है कोपरगांव का सीट है जो 1,24,000 से जीता गया है, ये शिवसेना की तरफ से। ये दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें जो बीजेपी की तरफ से है वो सतारा की जो सीट है जहां उदयन राजे भी करते हैं, सतारा की सीट है जहां सयाजी पाटिल जी ने शिवाजी के वंशजों का वो अगर कहा जाता है, वो लगभग जो मार्जिन है वो लगभग 1,42,000 सीटों के वोटों के मार्जिन से है। तो नहीं, यानी देखा जाए कि बीजेपी ने कई सीटों पर अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 25 से 50,000 से ज्यादा का मार्जिन लिया है। जो सीटें हैं जो कि 1 लाख से ऊपर हैं वो साफ जाहिर हैं। वहीं सिरडी की सीट जो है वो 70,000 सीटों से मार्जिन है। वहीं इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये घाटकोपर की सीट भी है, घाटकोपर की सीट भी काफी अच्छी मार्जिन से है। वहां जो सबसे धनी यानी सबसे धनाढ्य जो कैंडिडेट है पराग शाह, उनका वो सीट है। उसके अलावा सबसे कम मार्जिन की जो सीट रही है वो खास करके जो जो नवासा की जो सीट है जो शिवसेना शिंदे गुट के पास है, वो जो सीट है वो 4,021 सीटों के मतों के मार्जिन से रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मार्जिन भले ही कम हो लेकिन सीटों की बढ़त है वो पिछले के हमेशा आगे रही है। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट का है तो एक पहला ये विधानसभा चुनाव है, तो जो भी है कि मार्जिन उनके तो जो भी उनके पास है बढ़त भी है। एक बात लोगों में ये जरूर साफ आई है कि शिवसेना आखिर कौन सा शिवसेना, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली शिवसैनिकों के साथ है या शिंदे गुट की शिवसेना को लोग मानते हैं? तो लोगों ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। और वहीं नहीं, इसमें ये भी है कि चुनाव चिन्ह उनके पास होने का फायदा तो मिला ना सर? दुरुस्त बात है कि ये जरूर कह सकते हैं चुनाव चिन्ह होने का फायदा मिला, क्योंकि कई ऐसे जो लोग हैं अभी तक क्या राजनीति चल रही है, किस तरीके से बातें हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, उस पर भले ही न सोचे, लेकिन ये जरूर है क्योंकि आखिर शिवसेना शिंदे गुट में वही लोग हैं जो कि पुराने शिवसेना में थे। तो लोगों ने उन चेहरों को भी देखा। ऊपर से ये बात साफ थी कि जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो लोगों ने यही भी कहा डबल इंजन की सरकार अगर रहती है तो ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा बेहतरीन होता है। उस बात को लेकर बीजेपी और बाकी सहयोगियों ने आगे बढ़ा और इस बात को लोगों तक ये बात पहुंचाई। ऊपर से जो अलग अलग उन्होंने विकास के काम किए वो बातें सामने आई, लाडली बहन की जो योजनाएं थी वो बातें सामने आई और लोगों तक उनका विश्वास हो, लोगों ने अपना विश्वास उनमें जताया। तो ये सब चीजें जो है शिवसेना के हक में बात सामने आई हैं। और जो गठबंधन की सरकार है यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के जो गठबंधन बनी है, उस गठबंधन में लोगों को फायदा जरूर, लोगों ने अपना विश्वास जताया है और जो चुनाव के नतीजे जो दिख रहे हैं वो बेहतर दिख रहे हैं। ठीक है राकेश पोद्दार जी, ऐसी 3 चीजें जो आपके फेवर में रही, जल्दी पॉइंट वाइज बता दीजिए, जो आपके फेवर में रही और लगा कि इसी की वजह से हमें सबसे ज्यादा फायदा मिला। क्योंकि अगर विपक्ष से पूछे तो कह रहे हैं कि इतनी बयानबाजी आप लोगों ने कर दी, कटेंगे बटेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन आप क्या मानते हैं ऐसी 3 चीजें कौन सी फेवर में रही आपके? देखिए, पहला तो हम लोगों ने जो विकास के वादे देश के प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में किया था, डबल इंजन की सरकार ने जिस वादे पे काम किया था वो पहला हो रहा। दूसरा कि हम लोगों ने समाज की जोड़ने की बात कही कि हर व्यक्ति को समाज को जोड़ को लेकर आगे बढ़ना है और इस मुद्दे से हम लोग आगे बढ़ा। और कहाँ ये समाज जोड़ने की बात नहीं कर रहे थे ना, अभी तो कह रहे हैं कि कटेंगे और बटेंगे की बात कर रहे थे कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, मतलब कहाँ समाज को जोड़ने की ये बात? अभी राजीव जी भी यही कह रहे थे कि देखिए उसका तो फायदा आप लोगों को मिला है। नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि समाज बटेंगे और कटेंगे का मतलब यह है कि जो समाज के अंदर जो जाति जनगणना की बात करते हैं, हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये लोग राजनीति करते हैं। आप कौन कराएगा राजनीति? जातिगत जनगणना कौन कराएगा?
देखिए जाति जनगणना पे मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, हाँ। सभी लोग चाहते हैं, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, हाँ। इस पे राजनीति हम लोगों को जाति जनगणना पे नहीं करनी। जाति जनगणना हो, आर्थिक रूप से जो व्यक्ति गरीब पाए जाए उनको आर्थिक रूप से मुहैया करवाया जाए, उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए जिसको प्रधानमंत्री चाहते हैं, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई समीकरण नहीं बननी चाहिए, समाज को एकत्रित करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हम लोग करते हैं एक साथ रहिए, कटेंगे तो बटेंगे, मतलब ये नहीं है क्या मुसलमान अलग है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या रखती है कि हम हर व्यक्ति को 15 लाख की आय होनी चाहिए, हर व्यक्ति शिक्षित होनी चाहिए, हर नेशनल टेलीविजन पे आप बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन, सोच लीजिएगा कि जो हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन आप बता रहे हैं कि वाकई यही है क्या कि हर व्यक्ति की आय 15 लाख होनी चाहिए, यही है क्या? देवेंद्र फडणवीस ने 15 लाख ऐसी बात नहीं। नेहा जी मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की पुस्तक में और भारतीय जनता पार्टी की 1990 से लगातार जिस घोषणाओं पे हम लोगों ने काम किया, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, समाज को जोड़ने की मुद्दा हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात है, तो हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं आज देखिए राजीव रंजन जी के पास कुछ अपडेट है, मैं आती हूँ। देखिए सवाल ये है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जो रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के पहला ट्वीट था, एक हैं तो सेफ हैं, ये मतलब क्या है? ये तो साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से जो बातें कटेंगे और बटेंगे जो बात थी वही बात है, वही बात उन्होंने पहला ट्वीट यही किया, ना कि जनता को धन्यवाद दिया और बाकी भले ही बाद में उन्होंने कहा कि सत्य की जीत है, लेकिन पहला जो ट्वीट था एक है तो सेफ है, मतलब क्या कह सकते हैं इसको? नेहा जी ठीक है राकेश जी, मैं आ रही हूँ एक सेकंड, रमाकांत जी बस मैं आपका ही रुक करती हूँ उनके पास। बिल्कुल राजीव जी जो ना प्रश्न कहा, मैं कह रहा एक है तो सेफ है, मतलब यानी हम राष्ट्र में हर व्यक्ति एक साथ रहे तभी हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं, हम तभी पाकिस्तान से मुकाबला कर सकते हैं। अच्छे से घुमा ली सर आपने बात को, लेकिन नहीं अभी जैसे आप हिंदू राष्ट्र का मतलब समझा रहे थे ना, वैसे आप एक है और सेफ है कभी मतलब समझा रहे। बहरहाल मैं लौटती हूँ रमाकांत जी, आपने सुना ना हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन, एक अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। मैंने सुना, पोद्दार जी खुद विद्वान आदमी है और इनकी भाषा और परिभाषा पहले भी मैंने कहा था, ये कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जिसका अर्थ ये स्वयं ही जानते हैं, लोग उसका अर्थ नहीं जानते। तो ये जो भी नारे देंगे इनको अर्थ भी साथ के साथ आगे लिखते रहना पड़ेगा, क्योंकि देश कंफ्यूजन में हो जाएगा। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत अभी कह रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन भी कह रहे थे मोदी जी और ये लोग, और इसी 4 स्टेट का चुनाव इकट्ठे नहीं करा पाएंगे। 4 स्टेट का चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन भी कह रहे थे। तो इनकी बातें अच्छी है, 15 लाख रुपए हर आदमी कमाए, इसकी भावना थी ये। और 2014 में आदरणीय मोदी जी ने कहा भी था कि 15-15 लाख रुपए काले धन ला करके सबके बांट देंगे। काले धन भी आए, वो साला काले धन वो कभी सावरे जी के पास मिल जाता है, कभी नासिक में मिल जाता है, यहाँ मिलता नहीं। 2000 करोड़ रुपए रिश्वत का वो राजनीति का पता लग जाता है वो। अच्छा ये बताइए रमाकांत जी, एक ऑडियो भी लीक हुआ था ना सुप्रिया सुले का, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा क्या? उसका भी प्रभाव पड़ा क्या चुनावों में? बिल्कुल मुबारक हो। कांग्रेस के मिला था, 3 दिन लगा था रमाकांत जी, 3 दिन लग गया था उस नोट को बिक्री करने में। सुन लीजिए एक सेकंड, एक करके तेजी से मत बोलिए ना, एक करके। मैं राकेश जी हैंड रेस करिए, मौका मिलेगा सर, बोलिएगा अपनी बात। ठीक है रमाकांत जी। मैं बिल्कुल इनकी ये स्वीकार करता हूँ, जनमानस ने इनको वहाँ स्वीकार किया है, जनता ने स्वीकार किया है, इस बात को हम मानते हैं। इनको वहाँ पे जीत मुबारक, मैं इनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। ऑडियो जो लीक हुआ था सर, क्या असर पड़ा है ये आपके सामने आप पूछ रहे तो वो बता रहा हूँ। एक वन नेशन वन इलेक्शन का परिणाम ऐसा कि 4 स्टेट का चुनाव इकट्ठे नहीं, 1 महीना चुनाव। ऑडियो जैसा लीक हुआ, अपनी सेटिंग में आज सुन लीजिए पूरी बात को। अपनी कोई चुनाव जीतने के लिए जितनी जो कोचियां फिट करनी थी वो वहाँ पे सरकार कर रही थी, आदरणीय मोदी जी कर रहे थे। वो कामयाब हुए अपने मिशन में, उनको मुबारक, वो कामयाब हुए हैं महाराष्ट्र में। ये बाकी जगह जहाँ पे नहीं कामयाब हुए हैं वो उनकी अपनी गलती नहीं होगी। मैं कब कहता हूँ कि उन्होंने नहीं किया जो कुछ उन्होंने भाषण में कहा। अच्छा जितने जो ये वादे और घोषणाएं कह रहे थे पोद्दार जी, क्या कोई पार्टी कोई अलग और घोषणा कर रही थी क्या? इनके अर्थ सबने वही घोषणा किया।
किसानों के लिए पैसे देने की बात, लड़की बहन योजना को बढ़ाए, सारी पार्टियों में था, लेकिन इनकी बात को लोगों ने कबूल किया भाई, इनको माना। अब किस तरीके से माना ये तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। एक रहे तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे। आपने तो एक कदम आगे बढ़ के घोषणा ही की थी ना सर, ये कह रहे थे हम 2100 रुपए देंगे लाडली बहन योजना के तहत, आप कह रहे थे हम तो जी 3000 रुपए देंगे, हम 700 रुपए और एक्स्ट्रा, 900 रुपए और एक्स्ट्रा देंगे। इनका लोगों ने विश्वास किया ना जी, हम कह रहे हमारा विश्वास नहीं किया उन लोगों ने। नहीं तो मतलब क्यों नहीं कर पा रही जनता आप पे विश्वास सर, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना जी। जनता आप पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रही, आप ज्यादा पैसे देने के लिए ये तैयार सवाल है। आप झारखंड में पूछ लेते, ये बाई इलेक्शन कई जगह हुए हैं, इनकी सरकार की तमाम लोग जीत के आ रहे हैं, कर्नाटक जीत के आ रहे हैं, राजस्थान में भी जीत के आ रहे हैं, केरल में भी जीत के आ रहे हैं, ये प्रश्न तो वहां भी लागू होता है। अब क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अब हम अगर कोई आप कहेंगे आरोप लगाते हैं, क्यों नहीं कर रही है, इसका मैनेजमेंट आदरणीय मोदी जी के पास, इनकी टीम के पास है। वहाँ क्यों नहीं कर रही है महाराष्ट्र में और स्टेट में क्यों कर रही है, ये प्रश्न का जवाब शायद ये ज्यादा बेहतर बता। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट में तो रवि अरोड़ा जी, मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है, ये तो आप मानेंगे ना? जी बिल्कुल मैं मानता हूँ। और अभी एक मैं बात साझा करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बात चल रही थी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, 1 लाख रुपए सालाना, खटाखट 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 पूरे देश के अंदर एक लहर सी आ गई थी। और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने भरपूर वोट दिया आपको, लेकिन इस बार क्या हुआ, सरकार वहाँ जा रही है क्योंकि आप समझिए आप वादा पूरा नहीं कर पाए, बेशक से आप सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आप वादा पूरा नहीं कर पाए। ये तो खटाखट के चक्कर में फटाफट निकल लिए। बिल्कुल, आज ये उसी का नतीजा है, ये उसी का नतीजा है। महाराष्ट्र की जनता को लगता है कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला, अब जो केंद्र में है उसी के साथ मिलकर चलने में फायदा है। लोगों ने इसलिए वोट दिया है, लोग समझदार है, वो जानते हैं कि हमें बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, या सचमुच में हमारे मैंडेट देने का फायदा भी होगा। क्योंकि जमीनी स्तर पे आम आदमी, जो आम जनता है, उसको जरूरत होती है रोजमर्रा जिंदगी में। ऐसे में उसी पार्टी को हर आदमी लाना चाहता है जो उसको काम आ सके। तो ऐसे में मुझे लगता है विश्वास अगर उन्होंने बीजेपी जताया, उनको पता है क्योंकि केंद्र में जो सरकार है, अगर डबल इंजन की सरकार होगी तभी हमें फायदा मिल सकता है। अगर विपक्षी पार्टी बना भी दी जाती है तो कल को कोई एलिगेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत समझदार है जनता, क्योंकि वो जान चुकी थी कुछ चंद महीने पहले ही, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जिसमें आपने अच्छा वोट पाया जनता से। लेकिन अब अगर जनता नकार दिया है आपको, तो स्पष्ट कारण है कि आप मुद्दे भी तो अलग होते हैं ना रवि जी, मुद्दे भी तो अलग होते हैं। आप लोकल और ये जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव, दोनों के इश्यूज अलग अलग हैं। बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जनता को लगता है कि जब आप अपनी बात पर खड़े, आप समझिए जब ये बात हुई, जब चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, उसके बाद कई जगह लाइनें लग गई थी कि हमें 8500 रुपये महीना मिलेगा। तो ऐसे में लोगों के मन में एक मैसेज था, लोगों को लगता था कि शायद आरक्षण खत्म हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो विपक्ष ने की थी, ठीक है, संविधान खतरे में दिखाया गया था, तो वो सब बातें लोगों ने एक्सेप्ट की थी। लेकिन अब लोग समझ चुके थे, खासकर हरियाणा के चुनावों के बाद ये लगने लगा था कि अब जो है दोबारा से बीजेपी की गाड़ी पट्टी पे आ रही है। ठीक है, राजीव रंजन जी। नेहा, जिस तरीके से अजित पवार ने जीत के बाद पहला बयान जारी किया है, उन्होंने धन्यवाद दिया है महिलाओं को। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो जीत हुई है पिंक थीम की हुई है। जिस तरीके से लाडली बहन योजना और बाकी और महिलाओं की जो योजनाएं चलाई गई थी, उस योजनाओं को उन्होंने माना कि ये उनके लिए लाभकारी है। 50 लाख लखपति दीदी बनाने की जो बात कही थी, और इस बार उन्होंने ये बयान भी जारी किया कि पिंक थीम की जीत हुई है। हमारे जो पिंक पोस्टर थे उन्होंने हमें जीत हासिल कराया और उन्होंने पूरी तरह से धन्यवाद दिया। अब यही बात थी कि अगर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को जीत पिंक थीम को मिली है, तो वो वायदे तो कांग्रेस ने भी किया था, कांग्रेस को क्यों नहीं जीत मिली? ये साफ है कि कांग्रेस ने केवल वायदे किया था, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वायदे किया था, वो उस वायदे पर पूरे नहीं हुए, जो लाइनें लग गई थी। अब यहाँ उन्होंने पूरा किया और इस बात को यही उनकी जीत वहां हासिल हुई। झारखंड में भी अगर देखा जाए तो ये एक फैक्टर रह सकता है जरूर कि झारखंड में भी जिस तरीके से वायदे किए गए थे और झारखंड में जिस तरीके से जो शिबू सोरेन के यानी हेमंत सोरेन ने जो वादे किया और उसे पूरा किया, तो ये एक जरूर रहा, एक फैक्टर जरूर रहा। यानी अब तक जो कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो अनदेखी करते रहे, अब यह बात सामने आई है कि महिलाएं
सशक्त तरीके से वोट कर रही हैं और यही वोट है कि वो इसके लिए सरकारें भी चुनी जा रही हैं। यानी भागीदारी जो है वो पूरी तरह से पुरजोर तरीके से है। अब किसी तरह से ये बात साफ है कि अब उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अलग अलग चुनाव थे, मतलब उस चुनाव में कई बातें सामने आती थी, लेकिन अब ये बात स्पष्ट तौर पर है। हाँ। और इसका उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और ये इसका तो जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते रहे कि आधी आबादी का जो है वो खास तौर पे हमारे साथ सपोर्ट रहता है, जिस वजह से हमारी जीत यहाँ पे सुनिश्चित हो पाती है। राजीव शर्मा जी, देखिए अब जो तमाम चीजें क्लियर हो चुकी है, लगभग क्लियर है, लेकिन ऐसे में अब मुख्यमंत्री कौन होगा सर, ये एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर संतुष्ट होकर बैठे थे, हालांकि सबको एकजुट होकर चलाया, उन्होंने सरकार को चलाया। और देखिए अजीत पवार आए, एकनाथ शिंदे आए, एकजुटता जो एक यूनिटी होनी चाहिए, वो यूनिटी पावर देवेंद्र फडणवीस में थी और है। अभी देखिए जैसे नतीजे यहाँ पे आने शुरू हुए, रुझान आने शुरू हुए, उनके घर हलचल बढ़ गई, तमाम नेता पहुंचने लगे, पीयूष गोयल पहुंचे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जैसे हम अक्सर देखते हैं बीजेपी एक नया चेहरा ही निकाल के ले आती है, ऐसा भी कुछ कमाल हो सकता है? दूसरी बात है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा सही दिखाई देती है। हो सकता है कि कोई नया चेहरा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के लिए जो है दिल्ली में एक भव्य बंगला तैयार कर लिया गया है, ऐसा कहा जाता है। और देवेंद्र फडणवीस को लेकर के मुझसे ज्यादा राजीव जी बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बताएंगे, क्योंकि आप महाराष्ट्र से बहुत पहले नजर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस से बात भले से कितनी चल रही हो, कितने लोग कर रहे हो, लेकिन चेहरा कोई दूसरा हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बात के सवाल के बीच में रोकते हुए कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और झारखंड का तो बात हो गई, लेकिन थोड़ा सा जो यूपी का उपचुनाव है, इसमें थोड़े से कुछ बड़े अजीब तथ्य हैं। इस वजह कुंडरगी है, कुंडरगी में 2,50,000 मुस्लिम मतदाता हैं और 1,20,000 हिंदी मतदाता, और वहां पर अगर बीजेपी जीतती है तो इसका क्या मायने है। तो दो तीन चीजें जो मेरी वहाँ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं और जो बाकी लोग हैं, नेता हैं, उन लोगों से बातचीत हुई है, उसमें इस बार निकल के ये आया है कि पहली बार मुसलमानों में तिफरका फैला हुआ। तिफरका मतलब 3 हिस्सों में बटे हुए हैं मुसलमान, एक असलाफ, तुर्क और कन्वर्टेड मुसलमान। इनमें बहुत भयंकर चढ़ाव, खास तौर से कुंडरकी में जो है वो अभी तक तुर्क मुसलमानों का दबदबा रहा है। तुर्क मुसलमान जो है वो जो कन्वर्टेड मुसलमान है, उनको उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, उनको दीन दृष्टि से देखते हैं। तो उसका एक बार बदला जो है स्थानीय मुसलमानों ने, जो कन्वर्टेड स्थितियां हैं, उन्होंने प्रिकॉशन लिया है। और ये अंडरकंड बहुत तेजी से था और लोगों का इससे ध्यान तो था, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे कि इस बार मुसलमान जो स्थानीय मुसलमान, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, वो तरीके से बदला लेते हैं। तो कुंडरकी से एक नई राह, एक नई दिशा राजनीति की, मुस्लिम राजनीति की जो दिशा है, वो एक नई दिशा नीति है। अब आगे कहाँ तक जाती है ये नहीं मालूम है। तो एक जो चर्चा करनी थी, ये मैंने आपको बताया। अब जैसे आपने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर के, तो फिर से मैं ये बात कहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस संभवतः महाराष्ट्र के अगले चीफ मिनिस्टर न हो, उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति हो। जी मेरा ठीक है। राकेश पोद्दार जी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखिए नेहा जी, मुख्यमंत्री का चेहरे की बात की, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री का चेहरा तो वो है। बाकी रहा डिसीजन की बात करें, डिसीजन मेकर की बात करें हम लोग, तो ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की कमेटी बैठेगी, कमेटी में निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। तो मुख्यमंत्री शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा, तो मुख्यमंत्री तो दावेदार तो नहीं कहा बनता है, और उनके नेतृत्व में हम लोग ने चुनाव लड़ा। और रही बात आज आपने कहा कि आप किस तरह हम देखें कि महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे और उन्होंने किस तरह सनातन को और उसके बाद भाजपा को, आरएसएस को जहर कहने का काम किया कि सांप है, ये लोग काट लेगा तो जहर हो जाता है, आदमी मर जाता है। तो जनता ने इस बात को भी नकार दिया कि भारतीय जनता पार्टी जहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सांप नहीं है, जो कहती है वो करती है, और जो कहती है वो करती है, आपकी नीति और नियत कोई नहीं है। तो इस सब को नकारते हो, और मैं कांग्रेस के नेता से बार बार कहना चाहता हूँ कि जनता राहुल गांधी को बार बार नकार रही है, तो नया चेहरा लाइए, नए लोगों को लाइए आगे, तब हमारा
से मुकाबला होगा। लेकिन आपने तो वही पुरानी दुकान पे पुराना माल को रखते हैं। सोनिया जी चाहती है किसी तरह मेरा बेटा कामयाब हो जाए, लेकिन जनता उनको उस दुकान से नकार कर बाहर कर देती है। लेकिन कांग्रेस बार बार उनको चेहरा बना कर देने की कोशिश करती है। अरे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी गए महाराष्ट्र में, कह रहे थे अडानी और अंबानी की, अरे आपके अशोक गहलोत की सरकार थी तो 65,000 करोड़ रुपया आपने उनसे लिया था स्टेडियम के नाम पर। आपके बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने पैसा लेने का काम किया, तेलंगाना में लेने का किया। तो आप उनसे पैसा लेके बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, अच्छी बात है, बढ़ावा देनी चाहिए, बनाना भी चाहिए, काम भी होना चाहिए। लेकिन जब आप लेते तो अच्छी बात है। अगर हमारे साथ तो जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप पर्दाफाश करने में लगे हुए, लेकिन जनता आपको इस बात को भी नकार। रमाकांत जी, क्या ये राहुल गांधी की हार है क्या? ये तो कह रहे थे कि राहुल गांधी को नकार दिया, कोई नया चेहरा लेके आइए। प्रवक्ता साहब को मैं क्या बधाई दूं और क्या करूं, इसके ज्ञान को मैं क्या सलाम करूं। दरअसल संघ के लोग हैं, परिभाषा बहुत बढ़िया बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बताया जाए, थोड़ा सा इनको ज्ञान दे दो। यहाँ पे कि हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिकन एजेंसी तक समेत करी कि 2,000 करोड़ रुपया रिश्वत। अरे सुन तो लो भैया, उसके बाद तुम्हारे बात में बोलना और कभी पूरे बुलाना रहता कि इनको पूरा जवाब और सुनिए राहुल जी, अरे सुन लो पहले चिल्ला लेना। ऐसे मत करिए ना प्लीज, राकेश मुद्दा ये तरीका नहीं है ना, ये तरीका नहीं है ना, एक एक करके रखिए ना प्लीज। आप तो देखिए सामने जुड़े हुए हमारे साथ, आप हैंड रेस करिए, मौका दूंगी, बोलिएगा ना, ऐसे नहीं प्लीज। और हमारे ये सारे सड़े माल का स्वागत तुम्हारे यहाँ है। नहीं, मोहब्बत की दुकान को जनता ने बंद कर दिया क्या? ये बताइए मुझे, जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे राहुल गांधी, उसको बंद कर दिया जनता ने। कहाँ से बंद कर दिया नेहा जी? ये मोहब्बत की दुकान, जो इलेक्शन अभी आपको गिनाए तेरी बात, आप प्रवक्ता बनते हो उनकी बात पे आप। सर मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों मुझे प्रवक्ता बना देते? मैं सवाल पूछना बंद कर दूं? आप सुनिए ना, कहाँ से बंद हो गई है? ये कितने इलेक्शन और हुए हैं, बाय इलेक्शन, कांग्रेस जो वहाँ जीतती जा रही है, झारखंड बैठे हुए बने, ये महाराष्ट्र खाली एक प्रदेश है, यहाँ से बंद हो गई दुकान। ये दुकान कैसे खुली यहाँ पे? चलिए, ये तो ये तीन राज्यों में छोड़कर, हम भी जाएंगे, 3 राज्यों में छोड़कर बाकी सब जगह तो बंद ही है। क्यों, बताइए कौन सी राज्य? कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, बाकी बातों पर जाइए तो 10 साल पहले जाइए तो किसी प्रदेश में भाजपा ही नहीं थी। दुकानें तो अभी खुल रही थी ना सर, मोहब्बत की, मैं तो उसका जिक्र सरकार ही नहीं थी। आप उन बातों पे जाएंगी। ये तो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कहीं हम फेल हुए, कई लोगों ने हमसे विश्वास थोड़ा इन पे जगाया है, ये खड़े उतरेंगे तो इनको लोग चुनेंगे, नहीं रह जाएगी। और बार बार भाई साहब जो सुना रहे थे हरियाणा की बात, हरियाणा कितना बड़ा तीर मार दिया भाई। 37 सीट आज भी सारा संसार कह रहा था हम जीत रहे हैं, 37 आज भी हम जीते हुए हैं, तुम 47 जीते हुए हो, कोई एक तरफा तुमने कर दिया क्या? ऐसी कौन सी का? और बार बार यूपी का सुना रहे थे भाई साहब एक हमारे, अरे इलेक्शन कमीशन पुलिस को वहां सस्पेंड कर रही है, 24 चैनल आपको दिखा रहा है कैसे चुनाव हुए हैं। एक ही चैनल देखते हैं सर, बाकी भी बदल लीजिए चैनल। सवाल ये भी है ना, सुनिए और लीजिए और जो 9 सीटें नहीं, अभी राजीव शर्मा जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कटेंगे बटेंगे, अगर आप ये कहते हैं 80-20 की बात की जाती है, तो देखिए ना, अगर एक ऐसी सीट जहां पर ज्यादातर तादाद मुसलमानों की है, वो सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो इसे क्या कहिएगा? ये तो कटेंगे बटेंगे की बात करते हैं, इनको क्यों जिता देते हैं? वही तो नेहा जी, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, यही सवाल तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या कटेंगे बटे में पोलिंग कितनी हुई है वो देख लीजिए, और पोल परसेंट में डालने किसको दिया गया वोट। अब ये तो यूपी वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन सामने जो यूपी क्या देश से अलग है क्या सर? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, कितने अभी भाई साहब गिना रहे थे, 1,70,000 वहाँ इसके वोटर है, इसके कम है, हिंदू कम है, मुसलमान ज्यादा है। हाँ। तो वोट पोल कितना हुआ है जरा इनसे पूछ लीजिएगा। राजीव जी, पोल कितना हुआ? पोल में अगर एक कम्युनिटी को वोट नहीं डालने दोगे, एक कम्युनिटी को वोट नहीं डालने दोगे तो सुनिए ना रमाकांत जी, सुनिए भी ना, सवाल पूछ के सुनते नहीं, धैर्य नहीं रखते आप लोग ना, ये बड़ी दिक्कत है। राजीव जी कह रहे हैं ना, कुछ सुनिए। राजीव बताएं। सुंदर जी में जहाँ 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता है और 1,20,000 हिंदू मतदाता है, वहाँ पर जो लोकल कन्वर्टेड मुसलमान है, जो सिर्फ बहुत हीन दृष्टि से देखते थे, इस बार उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है।
और जो तुर्क मुसलमान है उनकी वजह से स्थानीय मुसलमान थे, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, उन्होंने उनकी व्यवहार से आहत होकर के उनके साथ लगातार जो व्यवहार हो रहा था तो ये पहला उदाहरण थोड़ी ना है। रामपुर में भी तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था, तो वहां पे भी वो भी एक उदाहरण था, वो एक अच्छा खासा उदाहरण था जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते सर। अगर आप ये कहें कि 80-20 की बात करते हैं, कटेंगे बटेंगे की बात करते हैं, तो सर उस बात को भी ध्यान रखना होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की भी बात की जाती है ना। बहरहाल कपड़ों से पहचान किए जाते हैं, अगर वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। नहीं देखिए, बाकी सब चीजें ठीक है रमाकांत जी, लेकिन ये विश्लेषण करने का वक्त है और उस तरह से विश्लेषण मत करिएगा ताकि जिस तरह से आप बाकी राज्यों में विश्लेषण करते हैं जी, विश्लेषण करेंगे, खामियों और कमियों को आंकेंगे, देखेंगे, जांचेंगे। यहाँ विश्लेषण बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि वो कमियां दोबारा रिपीट ना हो, तभी एक अच्छा विश्लेषण सामने आता है और एक अच्छा आउटपुट निकल के सामने आएगा। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का। राजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव रंजन जी और राजीव शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए, इनसे डिबेट जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट।